हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का है ये। ठीक है, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 250 से लेके 300। ठीक है, और इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन है या परिभाषा दी है, तो बोरिंग एवं अन्य ने दी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा दी है G.W. आलपोर्ट ने। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉड हो जाएगा इस पे। और फिर इसके बाद शरीर रचना के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शेल्डन। ठीक है, तो कौन शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शेल्डन माने जाते हैं। फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा युंग। ठीक है, युंग हो जाएगा। अब देखिए तीन यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए एक तो पहला ये हो गया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा हो गया शरीर रचना सिद्धांत, और तीसरा क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत। ठीक, तो पहले का क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पहला हो जाएगा सिगमंड फ्रॉड, सेकंड हो जाएगा शरीर रचना सिद्धांत का शेल्डन, और फिर मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत जो है वो दिया था युंग ने दिया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। और फिर इसके बाद है 255, इस पे दिया गया है, व्यक्तित्व के संदर्भ में लक्षण का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति का स्थायी गुण। फिर है लक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब कि आलपोर्ट और कैटल ने। फिर इसके बाद है, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को विभाजित किया है, तो किस पे विभाजित किया है? कार्डिनल प्रवृत्तियों, और फिर केंद्रीय प्रवृत्तियां और गौण प्रवृत्तियों में। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 258, और इस पे दिया गया है, कैटल ने 35 लक्षणों को दो भागों में विभाजित किया है, जो क्रमशः है सतही लक्षण और स्रोत लक्षण। फिर है व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा H.A. मरे। किसका? व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? H.A. मरे। फिर इसके बाद है, व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या क्या होती हैं? एक तो बहुआयामी संप्रत्यय, और फिर है व्यक्तित्व वंशानुगत एवं पर्यावरण का योग नहीं गुणनफल होता है, और फिर इसके बाद व्यक्तित्व जो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है, माता पिता से बच्चों को कितने गुणसूत्र प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, फिर है वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पितैक। और फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है उसके निचले भाग में होती है। फिर इसके बाद है, थायराइड ग्लैंड शरीर के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ में टेटुए के पास। फिर है थायराइड ग्रंथि के पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो पैराथायराइड ग्रंथियां हैं पाई जाती हैं थायराइड ग्रंथि के ऊपर नीचे। ठीक है, फिर इसके बाद है 266, और इस पे बोला गया है, मानव के व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक प्रभाव किस तंत्र का पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका का तंत्र। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे देखते हैं। 267, व्यक्तित्व के पर्यावरणीय निर्धारकों में निर्धारक आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी कौन कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, और सांस्कृतिक पर्यावरण एवं शिक्षा है। फिर है
स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में। ठीक है। फिर है युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप के आधार को व्यक्तित्व को वर्गों में विभाजित किया, तो कितने वर्ग में विभाजित किया? 3 वर्ग में। पहला हो जाएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है। और किसने करा है? युंग ने करा है। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गों का विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर इसके बाद है आत्मनिष्ठ विधियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, तीनों हैं। तो पहला क्या दिया गया? अवलोकन विधि हो जाएगा, और साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, और तीसरा क्या है? व्यक्ति इतिहास एवं आत्मकथा। फिर है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। पहला क्या हो जाएगा? नियंत्रण निरीक्षण विधि, सेकंड है रेटिंग स्केल विधि, और तीसरा क्या हो जाएगा? शारीरिक एवं परिस्थिति परीक्षण। फिर दिया गया है प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज मिति। फिर है साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पहला क्या है? प्रश्नावली हो जाएगा, प्रश्नावली विधि, और दूसरा है परिसूची विधि। फिर है क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्नावली के वर्ग या प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर है श्रेणी मापन का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेकलिस्ट। और फिर है समाज मिति विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा J.L. मोरेनी। ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इस पे दिया गया था, बट आंसर इसका ए होगा। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो बुक डिफेक्ट हो जाती है, तो कोई उस पर वो नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन गलत लगे तो उसको कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम से प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड ने करा था। फिर है प्रक्षेपण का तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर पहला है व्यक्ति की बाह्य वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन की प्रक्रिया है। फिर है प्रक्षेपी विधि मनुष्य की दमित इच्छाओं को बाहर जगत पर आरोपित करने की विधि है, यह कथन बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा वारन ने। ठीक है। फिर है स्विस मनोचिकित्सक हर्मन रोड्सा ने 1921 में व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपण की किस विधि का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है। स्याही धब्बा परीक्षण का करा था, किसने करा था? हर्मन रोड्सा है, और कब करा था? 1921 में। फिर इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CAT का निर्माण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन एवं मरे ने। फिर है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बैलक। ठीक है। तो ऊपर वाला दूसरा है, ये वाला दूसरा है। फिर इसके बाद है रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। फिर इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या होती है, तो इस पे होते हैं 30। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रोड्सा जो स्याही धब्बा है उस पर कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, और जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? 30 है। कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर इसके बाद है आत्म केंद्रित व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। फिर है ये वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। पूरा मैचिंग वाला है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 286 नंबर। ठीक। आगे देखते हैं 287, इस पे दिया गया है कैटल ने सतही लक्षणों के अंतर्गत रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो मनुष्य के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। फिर है कैटल ने स्रोत लक्षणों के अंतर्गत रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो मनुष्य के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। फिर इसके बाद है प्रक्षेपी विधि कही जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या कही जाती है? सहचार्य प्रविधि,
रचना एवं पूर्ति प्रविधि और अभिव्यक्ति प्रविधि। तो ये सब क्या किसको बोला जाता है? प्रक्षेपी विधि को बोला जाता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 290 और इस पर दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए उपयुक्त कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इदम है, इदम में बोला जाता है मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है जिसमें उसकी मूल्य प्रवृत्तियां और नैसर्गिक इच्छाएं तथा दमित इच्छाएं संग्रहित रहती हैं या अचेतन मस्तिष्क से संबंधित है। कैसे मस्तिष्क से? अचेतन मस्तिष्क से। फिर है अहम और इस पे है चेतन मन है, वास्तविकता से संबंधित होता है या बुद्धि इच्छा और तर्क युक्त है। फिर इसके बाद है पराहम और इस पे क्या क्या है? सामाजिक मान्यताओं सांस्कृतिक संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है या आदर्शों के पालन समाज सेवा और राष्ट्र हित के कार्यों की अग्रसर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 291, इस पर दिया गया है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधायक विज्ञान। फिर है मनोविज्ञान को निम्न में से कौन सा विज्ञान नहीं कहा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा अचेतन का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी बोलते हैं, मन का विज्ञान भी बोलते हैं और व्यवहार का विज्ञान भी बोलते हैं। सबने अपने अपनी जितने भी मनोवैज्ञानिक थे अपने अपने उससे इन तीनों को बोला है। फिर इसके बाद है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। इंपॉर्टेंट है। और फिर क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, कौन कौन से शब्द हैं, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा साइकी प्लस लोगस। फिर है साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल आत्मा। फिर है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी ने। प्लेटो ने भी बोला है, अरस्तु ने भी बोला और डेकार्ट ने भी बोला है। फिर इसके बाद है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान साइंस ऑफ माइंड किसने बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोम्पोलॉजी ने। ठीक, पोम्पोलॉजी किस देश के निवासी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, पोम्पोलॉजी तो पहला तो यही है कि पोम्पोलॉजी किस देश के निवासी हैं, तो इटली के निवासी हैं। मन का विज्ञान बोला है किसने? पोम्पोलॉजी ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में बोला गया है, क्या बोला गया है? व्यवहार का विज्ञान, विज्ञान। फिर इसके बाद है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से बी और सी। मतलब कि जेम्स ने भी बोला है और वुंट ने भी बोला, तो ये वुंट है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा, वुंट है ये। ठीक है, वुंट नीचे साइड ज्यादा हो गया हो, लिख दे रहा हूँ वुंट। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट करा पार्ट 6। ठीक है, तो 6 पार्ट हो चुके हैं और इस पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 1 से लेके 300 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इस पे। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस जो हमने सेट करवाए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो काफ़ी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और कुछ नए में हमने स्टार्ट करा है, जैसे कि समाजशास्त्र के जो कथन थे वो मैंने प्रोवाइड करवाया है, तो उस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक जगह सारे कथन मिल जाते हैं तो याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही जो सोशियोलॉजी में थोड़ा सा डेट और ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक जगह आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी अच्छा है क्योंकि डेट्स थोड़ी सी दिक्कत करती है याद होने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।